प्रिय भावी प्रशासकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिज्ञासा आईएएस पर। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है राज्य का अर्थ और अवधारणा और भारतीय संविधान में राज्य को किस तरह से परिभाषित किया गया है, उस विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए सबसे पहले इसकी अर्थ और अवधारणा को समझते हैं। देखिए, किसी भी समाज की जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसे हम राज्य कहते हैं। यह तो हो गया इसका अर्थ, लेकिन अर्थ से तो पूरी बात बनती नहीं है। इसकी क्लैरिटी के लिए अब हमें इसकी अवधारणा को भी समझना बहुत जरूरी है, राइट। और उसके लिए इसके एलिमेंट पर विचार करना आवश्यक है। तो राज्य के 4 तत्व होते हैं। 4 तत्वों में पहला तत्व है कि एक निश्चित भूभाग होता है। दूसरा तत्व है कि उस भूभाग में निवास करने वाली एक निश्चित जनसंख्या होती है, क्योंकि जंगलों में तो राज्य स्थापित होगा नहीं, राज्य के लिए जनसंख्या का होना आवश्यक है। ठीक। तीसरा तत्व है इसका, ध्यान से समझिएगा, सरकार। यानी सरकार राज्य का एक निकाय होता है, राज्य का एक तत्व होता है जो राज्य की ओर से विधि बनाता है, कानून बनाता है और उन विधियों को लागू करता है। यह हुआ इसका तीसरा तत्व। अब चौथे तत्व की बात करें तो यह बहुत महत्वपूर्ण तत्व है और वह तत्व है आपका संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है स्वतंत्र प्राधिकार का होना या अप्रतिबंधित प्राधिकार का होना। स्वतंत्र प्राधिकार और अप्रतिबंधित प्राधिकार का यहां क्या मतलब हुआ कि यह जो सरकार है, यह जब आंतरिक व्यवस्था के लिए विधि बनाएगी या विदेशों के साथ संबंध तय करने के लिए निर्णय लेगी, तो इसकी इस निर्णय क्षमता पर, इसकी इस निर्णय शक्ति पर किसी विदेशी शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, किसी विदेशी शक्ति का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि संप्रभुता है। इस प्रकार राज्य के 4 तत्व होते हैं। एक निश्चित भूभाग, उस भूभाग में निवास करने वाली जनसंख्या, उसके लिए एक निश्चित सरकार होती है, एक सरकार होती है जो विधि बनाती है और उन विधियों को लागू करती है, और संप्रभुता यानी बिना किसी बाह्य दबाव के वह अपनी आंतरिक व्यवस्था की विधि बनाने के लिए और विदेशों के साथ संबंध निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होती है। तो इसे हम क्या कहेंगे? राज्य कहेंगे। अब आइए भारतीय संविधान में इस राज्य के बारे में क्या कहा है। तो भारतीय संविधान जो है संघात्मक प्रणाली की बात करता है। संघात्मक प्रणाली यानी संघ एक नए प्रकार का राज्य हो गया। नए प्रकार का राज्य कैसे हुआ कि यहां पर केवल एक ही राज्य नहीं है, ध्यान से समझना। अब यहां पर एक तो यानी 2 सरकार हो जाती है, एक केंद्र सरकार हो गई और एक राज्य सरकार हो गई। तो यानी जो संघात्मक प्रणाली है, यह नए प्रकार का राज्य होता है। तो पहला तो यह पहलू हुआ राज्य को लेकर के कि कैसा है, फेडरल स्टेट है, और फेडरल स्टेट में केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है। तो अब आइए अनुच्छेद 12 इसी आलोक में राज्य की परिभाषा को स्पष्ट करता है। और राज्य की परिभाषा क्या है? अनुच्छेद 12 कहता है कि केंद्र की सरकार का मतलब हुआ कार्यपालिका, और संसद का मतलब हुआ विधायिका। यानी केंद्र की कार्यपालिका और केंद्र की विधायिका राज्य मानी जाएगी। अब आ जाइए, चूंकि संघात्मक प्रणाली है, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी है, तो अब प्रत्येक राज्य की सरकार यानी राज्य की कार्यपालिका और प्रत्येक राज्य का विधानमंडल, राइट नाउ, यानी राज्य की विधायिका, यह भी राज्य कहलाएगा। तो ये 2 बातें तो बिल्कुल स्पष्ट कर दी इन्होंने। अब तीसरी बात इन्होंने क्या कही है कि भारतीय भूभाग के अंतर्गत या भारत सरकार के अधीन, राइट नाउ, प्राधिकारी और अन्य यानी स्थानीय प्राधिकारी की बात की है। अब स्थानीय प्राधिकारी में कौन शामिल होगा? अब यह बात अनुच्छेद 12 में नहीं लिखी हुई है कि कौन होगा। तो अब आप समझ लीजिए कि स्थानीय प्राधिकारियों में शामिल होंगे जैसे जिला प्रशासन, राइट, पंचायत राज संस्थाएं, राइट, नगर पालिका जो संस्थाएं हैं वो सब किस में आएंगी? आपकी स्थानीय प्राधिकारियों में आएंगी। इसके अलावा इसमें एक और बात कही है कि अन्य प्राधिकारी। अब ये अन्य प्राधिकारी में किसको शामिल करेंगे? तो इसके लिए अब हमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर जाना होगा। यानी सर्वोच्च न्यायालय क्या कहते हैं।
तो अब ध्यान से आप समझिएगा, अनुच्छेद 12 का अगर सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करें तो इसमें दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं, यानी सरकार का कार्यपालिक अंग और विधायक अंग को तो राज्य मान लिया गया है, लेकिन यहां पर न्यायपालिका अंग की बात नहीं की गई है। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या न्यायपालिका जो अंग है सरकार का, सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तो यहां कार्यपालिका विधायिका की तो बात हो गई, लेकिन न्यायपालिका की बात नहीं हुई है। तो क्या न्यायपालिका राज्य के दायरे में नहीं आएगी? राइट। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है, और सर्वोच्च न्यायालय क्या कहते हैं कि चाहे कार्यपालिका की कार्रवाई हो या विधायिका की कार्रवाई हो या न्यायपालिका की कार्रवाई हो, इसे हम राज्य कहेंगे। तो यानी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले से स्पष्ट कर दिया कि न्यायिक कार्रवाई भी राज्य की कार्रवाई मानी जाएंगी, यानी कार्यपालिका और विधायिक कार्रवाई तो राज्य की कार्रवाई मानी ही जाएंगी, ये तो 12 कह ही रहा है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि न्यायिक कार्रवाई भी राज्य की कार्रवाई मानी जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया। अब आइए, अन्य प्राधिकारी का मतलब क्या है, इसमें और इस बात को समझिए। उनका यह कहना है कि भाई कार्यपालिका और विधायिका ये तो क्लियर हो गया, लेकिन ये अपने कार्यों को विभिन्न संगठनों के माध्यम से भी तो संचालित करती हैं, तो वो कौन से संगठन हैं जो राज्य के दायरे में आएंगे? तो इसके मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले से स्पष्ट कर दिया है, और फैसला यह है कि कोई भी निकाय हो जिसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, यानी विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, और उन विधियों की अनुपालना कराने की भी शक्ति है, यानी विधि की अनुपालना कराने की बाध्यकारी शक्ति प्राप्त हो, यो वो बाध्य कर दे अपने कानून को अनुपालन कराने के लिए, तो इस तरह के निकाय को राज्य कहेंगे। क्या कहेंगे? राज्य। और उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई सर्वोच्च न्यायालय हो, राइट नाउ, या हाई कोर्ट हो, इनको भी अपने फैसले को, यानी न्यायिक कार्रवाइयां हैं, इनको भी अपने फैसले को लागू कराने की क्या है, बाध्यकारी शक्ति प्राप्त है। जाहिर सी बात है कि ये भी किसके दायरे में आएंगे? राज्य के दायरे में आएंगे। ये है अनुच्छेद 12 जो राज्य की परिभाषा करता है। और अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा इसलिए करता है क्योंकि भाग 3 में, ध्यान से आप समझिएगा, मूलाधिकारों का प्रावधान किया गया है कि ये व्यक्ति के ऐसे मूलभूत अधिकार होते हैं जिन्हें राज्य उनका अतिक्रमण न करे, यानी राज्य से संरक्षण प्रदान किया गया है। राइट। तो इसलिए यह स्पष्ट करना जरूरी था कि राज्य की कार्रवाई में कौन कौन सी कार्रवाइयां शामिल होंगी, राज्य के दायरे में कौन कौन से निकाय होंगे। इसलिए अनुच्छेद 12 की यह बात हुई है, और अनुच्छेद 12 में ही को लेकर के ही सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भी आए हैं। तो आशा करता हूं कि राज्य का अर्थ, अवधारणा और भारतीय संविधान में इसकी क्या बात कही गई है वो आपको समझ में आई होगी। एक बार पुनः रिपीट करता हूं इसको कि एक समाज की राजनीतिक व्यवस्था को हम राज्य कहेंगे। राज्य के 4 तत्व होते हैं। एक निश्चित भूभाग का होना, उसकी एक निश्चित जनसंख्या होना जो उसमें निवास करती है। तीसरे, एक सरकार होना जो विधि बनाती है और उन विधियों को लागू करती है। चौथे, संप्रभुता, यानी ये सरकार विधि बनाने के लिए स्वतंत्र होती है, इस पर बाह्य किसी बाहरी शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? राज्य कहेंगे। और भारतीय संविधान ये स्पष्ट करता है अनुच्छेद 12 के तहत कि केंद्र की कार्यपालिका और विधायिका ये राज्य कहलाएगी, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका राज्य कहलाएगी, स्थानीय प्राधिकारी राज्य कहलाएंगे और अन्य प्राधिकारी राज्य कहलाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले से अन्य प्राधिकारी को लेकर के स्पष्ट कर दिया कि भाई न्यायिक कार्रवाइयां हैं वो भी राज्य के दायरे में आएंगी, और प्लस ऐसा कोई भी निकाय हो जिसे विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है और उस विधि की अनुपालना कराने की शक्ति प्राप्त है, तो उसे हम राज्य कहेंगे। थैंक यू वेरी मच।